हाँ जी बेटे, आज हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं एक न्यू चैप्टर की कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग को बेटे हमने कितने टॉपिक्स में डिवाइड किया है। बेटे आप स्लाइड पे देखोगे, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग को बेटे हमने यहाँ पे 7 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट टॉपिक बेटे हम आपसे डिस्कशन करेंगे बेसिक डिस्कशन ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, जिसमें मैं आपको कंसाइनमेंट बिजनेस के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करूंगा कि कंसाइनमेंट बिजनेस होते कौन से हैं और पार्टीज इन्वॉल्वड इन कंसाइनमेंट बिजनेस एज वेल एज डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल। ठीक है, ये बेटे हमारा फर्स्ट डिस्कशन होगी आपसे बेसिक डिस्कशन ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। फिर बेटे सेकंड टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक दैट इज अनसोल्ड स्टॉक। सेकंड टॉपिक में आपसे डिस्कशन करूंगा कि कंसाइनमेंट स्टॉक की हमें वैल्यूएशन कैसे करनी है। कंसाइनमेंट स्टॉक मींस कंसाइनमेंट इन्वेंटरीज, जिसको हम बेटे अनसोल्ड स्टॉक भी बोल सकते हैं, इन द हैंड्स ऑफ कंसाइनी। मतलब कंसाइनी के पास हमारा स्टॉक अनसोल्ड पड़ा होता है। ठीक है, उसकी वैल्यूएशन कंसाइनर की बुक्स में कैसे होगी वो हम बेटे आपसे सेकंड टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। फिर बेटे थर्ड टॉपिक टाइप्स ऑफ कमीशन पेएबल टू कंसाइनी, मतलब हमने अपने कंसाइनी को जो कमीशन पे करनी है वो कितनी तरह की कमीशन होती है मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन एंड ओवरराइडिंग कमीशन। ब्रॉड में बेटे डिस्कशन करेंगे टॉपिक नंबर 3 में। फिर बेटे टॉपिक नंबर 4 ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस होते क्या हैं और नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस में डिफरेंशिएट किया है और नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस की हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है और उसकी ट्रीटमेंट बेटे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में हमें कैसे करनी है। ये टॉपिक नंबर 4 में बेटे आपसे मेरी डिस्कशन होएगी। फिर टॉपिक नंबर 5 बेटे आपसे डिस्कशन करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी अकाउंट्स। कंसाइनर की बुक्स में बेटे हम जर्नल एंट्रीज की डिस्कशन करेंगे कि कंसाइनर जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेगा और एज वेल एज नेसेसरी अकाउंट्स कंसाइनर की बुक्स में कैसे प्रिपेयर होंगे। ये बेटे टॉपिक नंबर हमारा होएगा 5th। और फिर बेटे टॉपिक नंबर 6 आपसे डिस्कशन होएगी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी एंड प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी अकाउंट्स। ये हमारा बेटे टॉपिक नंबर 6 होएगा जो हम कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर में आपसे डिस्कशन करेंगे। और फाइनली बेटे टॉपिक नंबर 7 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ऑन इनवॉइस प्राइस। ठीक है, जब कंसाइनर कंसाइनी को जो गुड्स सेंड करेगा इनवॉइस प्राइस पे तो फिर बेटे टॉपिक नंबर 7 में हम उसकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी मैं वर्ड कंसाइनर कंसाइनी ये जरूर बोल रहा हूँ बट बेटे टॉपिक नंबर 1 को सुनने के बाद आपके दिमाग में ये सारे वर्ड स्कैन हो जाएंगे कि कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है और इनवॉइस प्राइस पे गुड्स कैसे सेंड हो रही हैं, कंसाइनमेंट स्टॉक, कमीशन एज वेल एज ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लॉस। और तो इस चैप्टर को बेसिकली हमने 7 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। जब ये 7 टॉपिक्स की बेटे डिस्कशन आपके साथ ओवर हो जाएगी तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी बेटे, अब हम टॉपिक नंबर 1 की आपके साथ डिस्कशन करते हैं। टॉपिक नंबर 1 बेसिकली क्या है, बेसिक डिस्कशन ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कि कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में बेसिक डिस्कशन में हम पहले आपसे डिस्कशन करेंगे कि कंसाइनमेंट अकाउंट्स, कंसाइनमेंट बिजनेस कौन से होते हैं। कि किसी भी चीज के अकाउंट्स बनाने से पहले हमें पहले ये तो समझ लगे कि कंसाइनमेंट बिजनेस क्या है। ठीक है, और कंसाइनमेंट बिजनेस में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है और कंसाइनमेंट और सेल में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे टॉपिक नंबर 1 में बेसिकली 3 डिस्कशंस को बेस रखूंगा, जिसमें मैं सबसे पहले आपको मीनिंग समझाऊंगा कंसाइनमेंट बिजनेस का। फिर बेटे मैं उसके कुछ फीचर्स और पार्टीज इन्वॉल्व इन कंसाइनमेंट बिजनेस आपको समझाऊंगा और फाइनली फिर हम कंसाइनमेंट और सेल का डिफरेंस आपसे डिस्कशन करेंगे। तो बेटे लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट डिस्कशन, मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस। अब बेटे कंसाइनमेंट बिजनेस क्या होता है, अब एक एग्जाम्पल से हम इसकी डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटे मेरा बिजनेस, मैंने एक फॉर एग्जाम्पल अमृतसर से एक बिजनेस शुरू किया। ठीक है, वहाँ से बेटे मैंने एक फॉर एग्जाम्पल कि मैंने शर्ट्स ट्रेड करने का, शर्ट्स बनाने का बेटे मैंने वहाँ पे काम शुरू किया और वहाँ पे ही मैंने शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ बेटे शर्ट्स की अपना एक रिटेल या आउटलेट भी ओपन कर लिया। ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी मेरी अमृतसर में है। ठीक है, मैं वहाँ पे ही कपड़ा खरीद के, कॉटन को परचेज करके वहाँ पे बेटे मैं शर्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और अमृतसर में ही मैंने एक अपना आउटलेट बना लिया। मतलब इन सिंपल वर्ड्स मैंने एक रिटेल शॉप अपनी वहाँ पे ओपन कर दी जहाँ पे मैं अपनी शर्ट्स की जो मैन्युफैक्चर्ड शर्ट्स हैं तो मैं उसको ही बेटे क्या करूँगा, सेल करूँगा। मतलब मैन्युफैक्चरर भी मैं ही हो गया और उस गुड्स को बेसिकली कंज्यूमर तक पहुँचाने का जो रिटेलर का काम है वो भी बेटे मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा
अब हमारा ये बिजनेस बहुत अच्छा बेटे एक्सपैंड हो रहा है, हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही है, हमें अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और हमारे बिजनेस की ग्रोथ अच्छी हो रही है, अच्छी सेल्स हम कर रहे हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि हमारी 3-4 लाख की रोज की वहाँ की सेल हो रही है और हमारे बिजनेस का एक होली 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 एक ब्रांड भी एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि कोई भी पर्सन है तो आगे ग्रोथ की तरफ सभी सोचते हैं, ठीक है। आप भी जब 10th में थे तो आपने +1 +2 और +1 +2 के बाद आप क्या करोगे, आपने ग्रेजुएशन क्लासेस करनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स करने हैं या कंपनी सेक्रेटरीज के कोर्स करने हैं, तो हर बंदा अपनी ग्रोथ के बारे में सोचता है। वैसे ही बिजनेसमैन भी बेटे अपनी ग्रोथ, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचता है। आप सभी ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हुआ है। तो फिर क्या हुआ, अब हमने ये सोचा कि यार ये ब्रांड तो हमारा अमृतसर में बहुत अच्छा चल गया, अब हम ऐसे करते हैं इसी ब्रांड को अब हम लुधियाना में भी सेल करना चाहते हैं। मतलब यही शर्ट्स जो मैं अमृतसर से यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, ये शर्ट्स को हम लुधियाना में भी अपना एक वहाँ पे भी अपने ब्रांड को लोगों के सामने फेमिलियर करना चाहते हैं और वहाँ पे भी हम सेल्स की प्रेडिक्शन देख रहे हैं कि वहाँ पे हमारी सेल्स जो है वहाँ पे भी अच्छी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। क्योंकि लुधियाना इज आल्सो ए वेल पॉपुलेटेड सिटी, ठीक है। तो वहाँ पे बेटे अब मेरे को दिमाग में ना एक टेंशन है कि मैं लुधियाना में, इसको बेटे क्या बोलते हैं कि जब आप अपने बिजनेस को ज्योग्राफिकल लिमिट्स में ज़्यादा क्रॉस करना चाह रहे हो ना, तो वहाँ पे वर्ड यूज होता है डाइवर्सिफिकेशन, एक वर्ड होता है एक्सपेंशन, एक वर्ड होता है डाइवर्सिफिकेशन। अब ये दोनों ही ग्रोथ का पार्ट है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि आप एक जगह पे ही खड़े होके आपने एक पहले ग्राउंड फ्लोर बनाया, फिर फर्स्ट फ्लोर बनाया, फिर सेकंड फ्लोर बनाया, आपने 7 की जगह परचेज कर ली, तो आपने उसी जगह पे ही अपनी एक्सपेंशन कर ली, एरिया वाइड कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मेरी शॉप थी मान के चलो 100 गज में, तो आज मेरा वो शोरूम बना हुआ है 500 गज में, मतलब दैट इज ए एक्सपेंशन। अब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि मैं ज्योग्राफिकल लिमिट्स को भी क्रॉस करना चाह रहा हूँ। पहले मैं अमृतसर में सिर्फ अपनी गुड्स को सेल कर रहा था, अब मैं चाहता हूँ मेरी गुड्स लुधियाना में सेल हो, मेरी गुड्स जलंधर में सेल हो, मेरी गुड्स पटियाला में सेल हो, मेरी गुड्स न्यू दिल्ली में सेल हो, मेरी गुड्स होशियारपुर में सेल हो, मेरी गुड्स अंबाला में सेल हो, ठीक है, मुंबई में सेल हो। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी गुड्स की ना अब डाइवर्सिफिकेशन हो। तो जब कोई भी बिजनेसमैन डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचता है ना, ठीक है, तो एक दिमाग में ना हमारे ये सीन होता है कि यार अगर ये गुड्स को अगर मेरे को लुधियाना में सेल करना है तो लुधियाना में मेरे को अपना एक आउटलेट वहां पे ओपन करना पड़ेगा, मेरे को एक ब्रांच ओपन करनी पड़ेगी। और अगर हम ब्रांच को ओपन करने के बारे में सोचते हैं इनिशियल स्टेज पे, पता नहीं लुधियाना से हमें अभी इतनी सेल्स का, कस्टमर से, कंज्यूमर से इतना हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना है कि नहीं मिलना, अभी ये बेटे सारी प्रिडिक्शन चल रही है, ठीक है। तो अगर हम ब्रांच को ओपन करने के बारे में सोचें तो बेटा लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर विल बी रिक्वायर्ड कि आपको सबसे पहले एक जगह लेनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आप खुद की परचेज नहीं करोगे तो फिर आपको रेंट पे लेनी पड़ेगी, तो रेंट आपके लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा एक्सपेंस आ गया। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ पे अपने प्रॉपर एम्प्लॉइज, स्टाफ सारा रखना पड़ेगा, मतलब आप उनको सैलरीज भी पे करोगे और अदर एज जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, कई तरह के एक्सपेंसेस आपके खड़े हो जाएंगे। तो वहां पे अभी आपने नया नया बिजनेस शुरू करना है, ठीक है। अमृतसर में तो आप वेल सेटल्ड हो, ठीक है। अब मैं अमृतसर से लुधियाना की तरफ अगर शिफ्ट कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक टेंशन है कि पता नहीं यार वहां पे मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना है कि नहीं मिलना। तो वहां पे अपनी ब्रांच को ओपन, अगर ब्रांच को ओपन करने के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस की झड़ी लग रही है। रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है, वाटर एक्सपेंसेस, ठीक है, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग चार्जेस, ठीक है, तो बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, क्लियर हो रही है, जिसको हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेटे बहुत सारे एक्सपेंसेस खड़े हो रहे हैं। तो अब हम इनिशियल स्टेजेस में जब डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो हम ऐसा कुछ सोचते हैं कि यार ये एक्सपेंसेस भी ना करनी पड़े और इनिशियल स्टेजेस पे इस चीज की जजमेंट भी हो जाए कि लुधियाना की मार्केट से मेरे को क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर मेरे को वहां से अच्छा रिस्पॉन्स आया, मैं अपने एक्सपेंसेस को निकाल सकता हुआ, देन आई विल डिसाइडेड टू ओपन द ब्रांच, ठीक है। तो फिर इनिशियल स्टेजेस में ना आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप ना एक एजेंसी दे दो अपनी, किसी को अपना एजेंट अपॉइंट कर लो लुधियाना में, ठीक है। लुधियाना में फॉर एग्जांपल ऑलरेडी कोई पर्सन शर्ट्स से डील कर रहे हैं, ठीक है, किसी का रिटेल आउटलेट है, रिटेल फॉर एग्जांपल रिटेल किसी की शॉप है, ठीक है, रिटेल आउटलेट, रिटेल शोरूम बना हुआ है,
उस बंदे को आपने फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स लगा लेते हैं लुधियाना में, तो मिस्टर एक्स को मैंने बोला भाई साहब ऐसे है कि आप जो शर्ट सेल कर रहे हो अलग अलग ब्रांड्स की, ऐसे करो उसमें मेरा भी एक ब्रांड आप इंट्रोड्यूस कर लो, मेरे ब्रांड की जो शर्ट्स हैं उसको भी बेटे आप सेल करो। मिस्टर एक्स को मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे ब्रांड की प्रोडक्ट शर्ट्स को भी सेल करो, ठीक है। जितनी हमारी शर्ट्स बिक जाएंगी, जितनी भी हमारी सेल्स होएगी, उसके ऊपर हम आपको 10% कमीशन दे देंगे। मतलब जो कमीशन है इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। मतलब मेरे और मिस्टर एक्स में जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल या एग्रीमेंट होएगा उस बेसिस पे बेटे हमने मार्केट के अकॉर्डिंगली कमीशन एक फिक्स कर लेनी है। तो मतलब अब मेरी अगर वहां पे 50,000 की सेल हुई तो मिस्टर एक्स को मैं 5,000 कमीशन दे दूंगा, ठीक है। अगर मिस्टर एक्स ने मेरी 1 लाख की सेल कर दी तो उसको 10,000 रुपये कमीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो मतलब अब क्या सीन है कि अब हम किस चीज से बच जाएंगे कि मेरे को कोई ब्रांच ओपन करनी नहीं पड़ी और इनिशियल स्टेजेस पे सारा बिजनेस मैंने सारी गुड्स किसको हैंड ओवर कर दी, मिस्टर एक्स को, और मिस्टर एक्स एज एन एजेंट लुधियाना में मेरी गुड्स को सेल कर रहे हैं। अब देखो जो मिस्टर एक्स की शॉप है, मिस्टर एक्स खुद ही रेंट पे कर रहा होगा, मिस्टर एक्स के एक्सपेंसेस है, मिस्टर एक्स का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, मिस्टर एक्स का टेलीफोन एक्सपेंस है, जितने भी मिसलेनियस जनरल एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग चार्जेस, ये सभी किसके चल रहे हैं, मिस्टर एक्स के। हमें वो सभी एक्सपेंसेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैंने एज एन एजेंट उसको अपॉइंट किया है और सीधा सीधा उसको बोला कि आप जो मेरी सेल करोगे गुड्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मतलब मिस्टर एक्स को मैं बोलूंगा, जैसे मान लो आप मिस्टर एक्स हो, मैं आपको बोलूंगा कि बेटे गुड्स मैं आपको सारी प्रोवाइडेड करता रहूंगा, भेजता रहूंगा, आप उस गुड्स को सेल करते रहिए मेरे बिहाफ पे, ठीक है। जो जो सेल्स होएगी आपको उसके ऊपर मैं 10% कमीशन दे दूंगा। तो बेटे जब ऐसा बिजनेस हो जाता है ना, तो ऐसे बिजनेस में हम मेरे को क्या बेनिफिट हो जाएगा, अमृतसर में बैठे हुए मेरे को ये बेनिफिट हो जाएगा कि मेरे को कोई भी एक फिक्स्ड नेचर रेंट पे नहीं करना पड़ा, मेरे को कोई एक्सपेंसेस नहीं पे करने पड़े, सिर्फ मेरे ऊपर एक कमीशन का एक्सपेंस आया और मैं कमीशन आपको कहूँगा कि अगर 1 लाख की सेल हुई है, 10,000 अपनी कमीशन को डिडक्ट करके 90,000 रुपीज आप मेरे को रेमिट कर दियो। क्लियर हो रही चीज, समझ लग रही है। तो मतलब ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, कंसाइनर, कंसाइनी, और ऐसे बिजनेस को बेटे हम क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट बिजनेस। मतलब कंसाइनर कंसाइनमेंट बेसिस बिजनेस हो गया कि मैं आपको गुड्स भेजता रहूंगा, मैं आपको कंसाइनमेंट भेजता रहूंगा। गुड्स का मतलब क्या है कि मैं आपको फॉर एग्जांपल 100 शर्ट्स की कंसाइनमेंट भेजूंगा, आप 100 शर्ट्स को सेल करना, अगर मेरी 100 शर्ट्स सेल हो जाती हैं तो फिर आपकी जो कमीशन है आप डिडक्ट कर लेना, और डिडक्ट करके इसके अलावा अगर आपने कोई और एक्सपेंसेस किए हैं, कोई फ्रेट एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं, कोई आपने लोकल टैक्सेस पे किए हैं, कोई आपने लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस अगर पे किए हैं, लोडिंग तो चलो मेरे यहाँ से होएगी, अगर आपने वहाँ पे कोई भी एक्सपेंस किया मेरे बिहाफ पे, उसके भी पैसे आप काट लेना, कमीशन के पैसे भी आप काट लेना, फाइनली जो पैसा बचेगा, ठीक है, वो मेरे को रेमिट कर देना आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी एंड आफ्टर द डिडक्शन ऑफ कमीशन ऑफ कंसाइनी। क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे बेटे 2 पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट हो गई, एक तो गुड्स भेजने वाला पर्सन जो अमृतसर में बैठा हुआ है जैसे मैं था, और मेरे को क्या बोला जाएगा यहाँ पे कंसाइनर, और एजेंट को क्या बोला जाएगा, कंसाइनी। मतलब कंसाइनर के बिहाफ पे गुड्स को क्या करेगा, सेल करेगा, और उसके लिए उसकी कमीशन रेवेन्यू हो जाएगा, और कमीशन अपनी डिडक्ट करेगा, और फाइनली वो पैसा किसको रिमिट कर देगा, कंसाइनर को। एक्चुअली बिजनेस का ऑनर और गुड्स का ऑनर कौन होएगा, कंसाइनर। मतलब मैं अमृतसर में बैठा हुआ मैं जो हूँगा, मैं एक्चुअली गुड्स का ऑनर हूँ, मैं कंसाइनर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ। बेटा रिलेशनशिप क्या हुआ, प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल मीन्स कंसाइनर, और कंसाइनी एजेंट है, ठीक है, जिसको सिर्फ कमीशन से मतलब है, उसको सेल से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो रही। हाँ, सेल्स के ऊपर जो कमीशन होएगी कंसाइनी का, वो रेवेन्यू है, वो उसकी इनकम है, वो उसका प्रॉफिट है। समझ लग रही है चीज, क्लियर हो रही है। तो बेटे ऐसे बिजनेसेस को हम इनिशियल स्टेजेस पे करते हैं। जैसे
हम फॉर एग्जांपल 3-4 साल 5 साल पहले अपना कंसाइनमेंट बिजनेस वॉच करेंगे कि मेरा कंसाइनमेंट सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा, कस्टमर का रिएक्शन लुधियाना में क्या आ रहा है, मेरी पॉजिटिव मेरे को रिप्लाई कस्टमर से आ रहा है, मेरा ब्रांड कस्टमर्स ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया। अगर हमारे को लग रहा है विद इन 2 और 3 ईयर्स या 5 ईयर्स हमारी 5-5 10-10 लाख की 25-25 लाख की महीने की सेल होनी शुरू हो गई है, देन the organization will decide to open the branch। क्योंकि जब आप ब्रांच के खर्चे निकालने के काबिल हो जाओगे ना, जब हम ब्रांच के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए हम बेटे कैपेबल हो जाएंगे, तब हम ब्रांच ओपन करने के बारे में सोचते हैं। इनिशियल स्टेजेस पे कोई भी बिजनेसमैन ब्रांच ओपन करके अपनी संक कॉस्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट को बेटे खड़ा नहीं करता, जिसको हम कमिटेड कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, संक कॉस्ट होती है जो ऑलरेडी हम इनकर्ड कर चुके हैं, क्लियर हो रही है। और कमिटेड कॉस्ट जैसे रेंट मेरे को पे करना ही करना है, इट इज ए कमिटेड कॉस्ट। तो कोई भी बंदा ये फिक्स्ड कॉस्ट के एक्सपेंस को ऐसे खड़ा नहीं कर लेता, क्लियर हो रही जी। तो पहले वॉच करता है 3-4 साल कि क्या मेरी सेल्स हो रही हैं। वो कंसाइनमेंट के थ्रू बेटे कंसाइनमेंट बिजनेस करके एजेंट अपॉइंट करके हम पहले ये वेरीफाई करते हैं कि 3-4 साल में कस्टमर्स का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया, देन आई विल डिसाइड टू ओपन द ब्रांच इन दैट एरिया। समझ लग रही है चीज, क्लियर हो रही है। तो जो इनिशियल स्टेजेस पे 3-4 साल 5 साल जो आपने ये बिजनेस करना है कंसाइनमेंट बिजनेस, जो प्रिंसिपल और एजेंट का बिजनेस होएगा, वहां पे हमें बेटे अकाउंटिंग कैसे करनी है वो डिस्कशन मेरी आपसे इस चैप्टर में होगी कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में। क्लियर हो रही है चीज, समझ लग रही है, ठीक है। तो बेटे हम पहले जरा कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का एक मीनिंग भी स्लाइड से आपको मैं रीड करवाता हूं, फिर मैं इसके कुछ फीचर्स आपको रीड करवाऊंगा, फिर मैं एक कंसाइनमेंट और सेल का बेटे डिफरेंस जो है ये आपसे डिस्कशन करूंगा। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। ठीक है जी बेटे, आप स्लाइड पे देखोगे, स्लाइड पे मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट क्या चीज है? कंसाइनमेंट अकाउंट रिलेट्स टू अकाउंट्स। कंसाइनमेंट अकाउंट किस चीज के अकाउंट्स हैं? डीलिंग विद सच बिजनेस वेयर वन पर्सन सेंड्स गुड्स टू अनदर पर्सन। मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट एक ऐसे अकाउंट्स हैं जो किस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाएंगे जिसमें एक पर्सन सेंड्स गुड्स टू अनदर पर्सन। अब जो बंदा गुड्स को सेंड कर रहा है इसको बेटे हम प्रिंसिपल बोलेंगे, और कंसाइनमेंट की लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे? कंसाइनर। मतलब जो पर्सन ऑनर होएगा वो प्रिंसिपल होएगा, और प्रिंसिपल ही बेटे यहाँ पे कंसाइनर है। ठीक है, मतलब वेयर वन पर्सन सेंड गुड्स टू अनदर पर्सन। अनदर पर्सन कौन है यहाँ पे? कंसाइनी। मतलब कंसाइनी एज एन एजेंट, वो एजेंट है जिसको सिर्फ कमीशन से मतलब है। ठीक है, वेयर वन पर्सन सेंड्स गुड्स टू अनदर पर्सन ऑन द बेसिस दैट सच गुड्स विल बी सोल्ड। मतलब अनदर पर्सन को कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स क्यों भेज रहा है, किस पर्पस के लिए? ऑन द बेसिस दैट सच गुड्स विल बी सोल्ड, कि ये गुड्स को अल्टीमेटली आप कंज्यूमर को, कस्टमर्स को सेल करो ऑन बिहाफ ऑफ एंड एट द रिस्क ऑफ द कंसाइनर। मतलब बेसिकली किसके रिस्क पे ये गुड्स सेल होएंगी सारी, और किसके बिहाफ पे बेटा ये गुड्स सारी सेल होएंगी? कंसाइनर के बिहाफ पे। मतलब ये हो गया, अगर बिजनेस का एक्चुअली ऑनर देखा जाए, सारे प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट देखे जाएं, तो वो बेटे किसको बिलोंग करेंगे? कंसाइनर को। ठीक है, कंसाइनी के लिए सिर्फ कमीशन इनकम होती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटे हम कुछ फीचर्स की तरफ मूव करते हैं। फीचर्स ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट नंबर बेटे, द पार्टी विच सेंड्स द गुड्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल, दैट इज कंसाइनर। जो पर्सन गुड्स को सेंड करेगा उसको हम कंसाइनर बोलते हैं, इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल। द पार्टी, सेकंड पॉइंट, द पार्टी टू हुम गुड्स आर सेंट कंसाइनी इज कॉल्ड एजेंट। मतलब जो पार्टी गुड्स को रिसीव करेगी या जिसको गुड्स सेंड की जाएंगी, टू हुम गुड्स आर सेंट, कि जिसको गुड्स सेंड की गई हैं उसको बेटे कंसाइनी बोलते हैं। ही इज आल्सो नोन एज एजेंट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर हो रही चीज? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। 1872 के अकॉर्डिंगली वहां पे एजेंट एंड प्रिंसिपल की बेटे एजेंसी बिजनेसेस की बहुत सारी प्रोविजंस वहां पे एक सेपरेट चैप्टर भी, ठीक है, कमर्शियल लॉ में आपके। नेक्स्ट बेटे थर्ड पॉइंट को हम पढ़ते हैं जरा। द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, दैट इज द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, रिमेन्स विद द कंसाइनर। बेसिकली ये गुड्स का ओनर कौन होएगा? ये प्रॉपर्टी किसकी होएगी? गुड्स बेटे ये कंसाइनर की है। ठीक है, कंसाइनर ही इसका रियल ओनर है। फोर्थ पॉइंट बेटे, द कंसाइनर डज नॉट सेंड एन इनवॉइस टू द कंसाइनी। बेसिकली कंसाइनर कंसाइनी को कोई इनवॉइस नहीं भेजेगा, क्योंकि अभी गुड्स अल्टीमेटली कस्टमर को सेल ही नहीं हुई।
ठीक है। इनवॉइस तो तब बनता होता है जब अल्टीमेटली आपकी गुड्स कस्टमर को रिसीव हो जाएं। तो अभी तो सिर्फ आपने सेंड की है कंसाइनी को कि भाई साहब आप देखो हमारी गुड्स को हमारे बिहाफ पे क्या करो, सेल करो, ठीक है। तो वहाँ पे कोई भी इनवॉइस नहीं सेंड होता, पर हाँ एक परफॉर्मा इनवॉइस जरूर सेंड होता है जो इनवॉइस की तरह आएगा बट इनवॉइस नहीं है। वो सिर्फ एक इंटीमेशन होती है बेटे कंसाइनी को कि हाँ जी आपने अगर कस्टमर को सेल करनी है तो इस तरह का इनवॉइस बना के सेल करनी है, तभी तो उसका नाम परफॉर्मा इनवॉइस है। ही सेंड्स ओनली ए परफॉर्मा इनवॉइस, ए स्टेटमेंट दैट लुक्स लाइक एन इनवॉइस बट इज रियली नॉट वन। ये इनवॉइस की तरह है बट इनवॉइस नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने सिर्फ कंसाइनी को ये समझाना होता है कि आप जब कस्टमर को सेल करोगे तो आप ऐसा इनवॉइस बना के सेल करोगे। Next, the object of the performa invoice is only to convey information to the consignee regarding particulars of the goods sent। मतलब बेसिकली परफॉर्मा इनवॉइस में ये सारा डाटा होता है कि मैंने जो आपको गुड्स सेंड की हैं उस गुड्स के पर्टिकुलर्स क्या हैं, कौन कौन सी गुड्स मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, उसमें कौन कौन सी साइज़ की शर्ट्स हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी साइज़ की टी शर्ट्स हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों की बेटे जो डिस्क्रिप्शन होएगी वो परफॉर्मा इनवॉइस में होएगी। नेक्स्ट बेटे, फिफ्थ नंबर पॉइंट, यूजुअली द कंसाइनी रिकवर्स फ्रॉम द कंसाइनर ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। अगर बिजनेस का ऑनर कंसाइनर है तो फिर कंसाइनी बेटे एक्सपेंसेस को बेयर थोड़ी करेगा। तो एक्सपेंसेस जो भी होंगे कंसाइनमेंट बिजनेस के, अगर कंसाइनी ने पे कर दिए, कंसाइनी ने इनकर्ड कर दिए, तो कंसाइनी वो सारे एक्सपेंसेस कहाँ से रिकवर करेगा, कंसाइनर से बेटे रिकवर करेगा ऑन द कंसाइनमेंट, ठीक है जी। दिस हाउएवर कैन बी चेंज बाय एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। हाँ, अगर उन दोनों में कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि जिसमें सारे एक्सपेंसेस कंसाइनी पे करेगा तो फिर हो सकता है कंसाइनी वो एक्सपेंसेस को रिकवर ना करे। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट बिटवीन बोथ पार्टीज। नेक्स्ट बेटे, सिक्स्थ नंबर पॉइंट, इट इज आल्सो यूजुअल फॉर द कंसाइनी टू गिव एन एडवांस टू द कंसाइनर इन द फॉर्म ऑफ कैश और ए बिल ऑफ एक्सचेंज। नॉर्मली क्या होता है कि जब कंसाइनमेंट बिजनेस में आप किसी कंसाइनी को अपॉइंट करते हो तो वहाँ पे बेटे आप उससे कुछ एडवांस में पैसे लेते हो। वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। और वो जो पैसा होएगा वो एडजस्टेड हो जाता है इन फ्यूचर जो भी गुड्स कंसाइनी सेल करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कंसाइनी ने मेरे को 2 लाख रुपया बेटे एडवांस में पैसा दे दिया और कंसाइनी ने मेरी 10 लाख की सेल कर दी, तो इसका मतलब ये है 10 लाख की जो कंसाइनी ने मेरी सेल की है उसमें से अपनी कमीशन को डिडक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया कमीशन हो गई तो कंसाइनी ने मेरे को 9 लाख पे करना था, जिसमें से 2 लाख रुपया कंसाइनी ने मेरे को एडवांस में पे किया हुआ है। तो फाइनली कंसाइनी मेरे को कितना पे कर देगा, 7 लाख रुपीज़, ठीक है। तो यही पे मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज़ एडजस्टेड अगेंस्ट द, सिक्स्थ नंबर पॉइंट बेटे आपसे डिस्कशन हो रही है, इट इज़ एडजस्टेड अगेंस्ट द सेल प्रोसीड्स ऑफ द गुड्स, ठीक है। जब भी गुड्स की सेल होएगी उसमें से जो एडवांस का पैसा कंसाइनी क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। जैसे अपनी कमीशन को एडजस्ट करेगा, अपने किए हुए एक्सपेंसेस को एडजस्ट करेगा, ऐसे ही ये एडवांस के पैसे को भी क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। नेक्स्ट बेटे, सेवंथ नंबर पॉइंट आप स्लाइड पे देख रहे हो, फॉर हिज वर्क द कंसाइनी रिसीव्स द कमीशन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस सेल। कंसाइनी को बेसिकली इन कंसिडरेशन क्या रिसीव होएगा, गुड्स सेल करने के बदले में क्या मिलेगा कंसाइनी को, बेटे उसको एक कमीशन मिलती है जो किस बेसिस पे कैलकुलेट होती है, ग्रॉस सेल पे बेसिस पे। लरोरी जी, ठीक है। और ये कमीशन बेटे 3 तरह की कमीशन होती है। मैं आपसे टॉपिक नंबर 3 में इसकी डिस्कशन करूंगा। ऑर्डिनरी कमीशन जिसको हम नॉर्मल कमीशन भी बोलते हैं, डेल क्रेडिटर कमीशन, ठीक है, जो बैड डेट के लॉस को सेफगार्ड प्रोवाइडेड करता है कंसाइनर को, ठीक है। और बेटे एक ओवरहेडिंग कमीशन होती है जो एक्स्ट्रा कमीशन होती है एक्स्ट्रा सेल अमाउंट पे, ठीक है, वो हम करेंगे आपसे डिस्कशन। तो फिलहाल 7th नंबर पॉइंट को मैं यहीं पे पढ़ के छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट बेटे 8th नंबर पॉइंट आप स्लाइड पे देख रहे हो, periodically the consignee sends to the consignor a statement called account sales। अब बेटे ये अकाउंट सेल्स क्या होती हैं, ये अकाउंट सेल्स में एक सारी ना डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन में बेसिकली क्या होता है कि जो जो एक्सपेंसेस कंसाइनी ने किए हैं, जो जो कंसाइनी ने कोई भी अपना फॉर एग्जांपल कमीशन हमने कंसाइनी को पे करनी है, या कंसाइनी ने कमीशन ऑन की है, या अनसोल्ड इन्वेंट्रीज रह गई हैं, या एडवांस पेमेंट है, या बैलेंस ड्यू है, ये सारी इंफॉर्मेशन बेटे कहाँ पे होती है, अकाउंट सेल्स में, ठीक है। तो मैं अकाउंट सेल्स की बेटे आपको स्लाइड शो करूंगा अभी मैं। अकाउंट सेल्स बेसिकली एक ऐसा एक परफॉर्मा होता है कि जो बेसिकली कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है
कि उसने क्या क्या इस ट्रांजैक्शन में किया है, सेल कितनी है, कमीशन कितनी है, उसमें एडवांस कितना है, कंसाइनी ने कितने एक्सपेंसेस किए हैं, वो सारा बेटे जो डिस्क्रिप्शन होती है ना सारी, वो बेटे अकाउंट सेल्स में होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे आगे बढ़ते हैं। इट सेट्स आउट द सेल्स मेड बाय द कंसाइनी, द एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, ठीक है, जो भी उसने एक्सपेंसेस किए हैं, द कमीशन अर्न्ड बाय द कंसाइनी एंड द बैलेंस ड्यू टू द कंसाइनर। ठीक है, तो मैं एक स्लाइड से भी जरा आपको दिखा दूं कि अकाउंट सेल्स में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। वैसे तो मैंने बोल दी है, पर एक बार फिर भी मैं आपको स्लाइड के थ्रू दिखा देता हूं। कई बार एग्जामिनर सिर्फ अकाउंट सेल्स पे बेटे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अकाउंट सेल्स क्या होती है, तो फिर हमें आना चाहिए अकाउंट सेल्स। एन अकाउंट सेल इज द पीरियोडिकली समरी स्टेटमेंट सेंट बाय द कंसाइनी टू द कंसाइनर। ठीक है, एक समरी है जो कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है। इट कंटेन्स डिटेल्स रिगार्डिंग सेल्स मेड, कि कितनी सेल्स कंसाइनी ने की हैं, इसकी इंफॉर्मेशन होएगी। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, इसकी सारी इंफॉर्मेशन अकाउंट सेल्स में होएगी। कमीशन अर्न्ड, जो कंसाइनी ने कमीशन अर्न की है उसकी इंफॉर्मेशन अकाउंट सेल्स में होएगी। अनसोल्ड इन्वेंट्रीज लेफ्ट विद द कंसाइनी, कि फाइनली कंसाइनी के पास कितना स्टॉक अनसोल्ड रह गया है। वो स्टॉक है कंसाइनर का है, बट अभी किसके पास पड़ा हुआ है, कंसाइनी के पास। ठीक है, किसकी बुक्स में ये कंसाइनमेंट स्टॉक को शो करना है, कंसाइनर की बुक्स में, क्योंकि कंसाइनर इज द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। बट बेटे किसकी पोजेशन में, पोजेशन मतलब किसके कब्जे में पड़ा होएगा, वो कंसाइनी के कब्जे में पड़ा होएगा, क्योंकि कभी भी वो गुड्स की इन फ्यूचर सेल हो सकती है। ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन कंसाइनी को भेजनी पड़ती है। क्यों भेजनी पड़ती है, क्योंकि कंसाइनर ने वो स्टॉक की वैल्यूएशन करके अपनी बुक्स में वो स्टॉक को कंसाइनमेंट अकाउंट में बेटे क्रेडिट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटे मैं कंसाइनमेंट स्टॉक जब आपसे डिस्कशन करूंगा उसमें मैं ब्रॉड में बोलूंगा। फिर बेटे आप देखोगे ई पॉइंट या 5th नंबर पॉइंट, एडवांस पेमेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट विद द कंसाइनर, कि कितनी उसने एडवांस डिपॉजिट करवाया था कंसाइनर को, एंड द एक्सटेंट टू विच इट हैज़ बीन एडजस्टेड, कि कितना पैसा उस एडवांस में से उसने एडजस्ट कर लिया। और फाइनली बेटे लास्ट पॉइंट, बैलेंस पेमेंट ड्यू और रिलेटेड, फाइनली उसने कितना बैलेंस, कितना उसका बैलेंस निकल रहा है, जो उसने सेल्स में से ये सभी एक्सपेंसेस और एडवांस को और कमीशन को माइनस करने के बाद अपने कंसाइनर को पे करना है, तो वो बैलेंस पेमेंट ड्यू और रिमिटेड, अगर वो पेंडिंग होएगी तो ड्यू होएगी, अगर उसने उसको रिमिट कर दी होएगी मतलब पे कर दी होएगी कैश के थ्रू या बैंक के चैनल के थ्रू, तो बेटे वहाँ पे रिमिटेड वर्ड आ जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बेटे अकाउंट सेल्स में कंसाइनी कंसाइनर को मेंशन करके देता है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, पीरियोडिकल स्टेटमेंट है, हो सकता है 15 दिन बाद, हो सकता है 1 हफ्ते बाद, हो सकता है 1 महीने बाद, हो सकता है क्वार्टरली, हो सकता है हाफ ईयरली, हो सकता है ईयरली। ये कंसाइनी कंसाइनर को भेजता होता है। ठीक है, और फाइनली बेटे लास्ट पे एक पॉइंट, इट इज अ समरी स्टेटमेंट एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेल्स अकाउंट। ठीक है, मतलब ये सेल्स और अकाउंट सेल्स में डिफरेंस होता है। सेल्स में तो पूरी ग्रॉस फिगर होती है सेल्स की, बट अकाउंट सेल्स में बेटे ये सारी डिस्क्रिप्शंस होती हैं कि क्या कमीशन है, क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या एडवांस था, क्या बैलेंस था। ठीक है जी, ये बेटे अकाउंट सेल्स होती हैं। ठीक है जी बेटे, अब हमने आपसे डिस्कशन की है फीचर्स ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं और अकाउंट सेल्स क्या होती है। ठीक है, और मीनिंग भी बेटे मैंने आपको समझाया है कि हाँ जी कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है और उसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है। अल्टीमेटली जो ऑनर है ना बिजनेस का, वो कंसाइनर है। ठीक है, कंसाइनी तो सिर्फ एक एजेंट है जिसका काम सिर्फ ये है गुड्स को सेल करना और उसके बदले में कमीशन ले लेनी बस, और सारी इंफॉर्मेशन किसको भेज देनी है, कंसाइनर को। क्लियर हो रही जी, मतलब ये सारा रोल है बस। अल्टीमेटली सारे प्रॉफिट और लॉस, एक ये पॉइंट भी बेटे आप नोट करियो कि फाइनली जो प्रॉफिट और लॉस है ना, इट बिलोंग्स टू द कंसाइनर। मतलब जो प्रॉफिट लॉस होएगा इस कंसाइनमेंट बिजनेस पे, वो बेटे कंसाइनर को बिलोंग करेगा, उससे कंसाइनी को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कंसाइनर की बुक्स में, प्रिंसिपल की बुक्स में एक कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसको हम मिनी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ रहा है कि कंसाइनमेंट अकाउंट में ये कैलकुलेट किया जाता है कि ये जो कंसाइनमेंट भेजा गया है कंसाइनर ने कंसाइनी को, उसमें से कितना प्रॉफिट अर्न हुआ। क्लियर हो रही चीज। अगर मान के चलो आपने उसको 5 कंसाइनमेंट भेजे हैं, तो कंसाइनमेंट नंबर 1, कंसाइनमेंट नंबर 2, कंसाइनमेंट नंबर 3, कंसाइनमेंट नंबर 4, कंसाइनमेंट नंबर 5, ये 5 कंसाइनमेंट बना के कैलकुलेट किया जाता है कि कौन से कंसाइनमेंट में कितना प्रॉफिट अर्न हुआ। या ऐसे भी हो सकता है कि मेरा लुधियाना में एक कंसाइनी बैठा है, मेरा होशियारपुर में एक कंसाइनी बैठा है, मेरा अंबाला में कंसाइनी बैठा है, मेरा एक न्यू दिल्ली में कंसाइनी बैठा हुआ है।
ठीक है। मैं बेसिकली अमृतसर से बिलोंग कर रहा हूँ, कंजाइनर जो है वो अमृतसर में है, ठीक है। कंजाइनी मेरे फॉर एग्जांपल ये 5 सिटीज में है, तो फिर वहाँ पे लुधियाना के कंजाइनी के लिए कंजाइनमेंट अकाउंट लुधियाना के कंजाइनी का बनाया जाएगा, ठीक है। एक लुधियाना कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, एक पटियाला कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, एक न्यू दिल्ली कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। तो जितने भी मेरे कंसाइनी होंगे ना, उन सभी का बेटे अलग अलग कंसाइनमेंट अकाउंट हम प्रिपेयर करके फाइनली ये वॉच करेंगे कि इस कौन से कंसाइनमेंट से मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, कौन से कंसाइनमेंट से हमें लॉस हो रहा है। जिस कंसाइनमेंट से हमें प्रॉफिट कंसिस्टेंट होना शुरू हो गया, ठीक है, जहां पे हमें लगा कि अब हमारी इतनी सेल हो गई है कि हम अपने एक्सपेंसेस को सारा रिकवर कर पा रहे हैं, तो वहां पे फिर बेटे जो हेड ऑफिस है, मतलब जो अमृतसर में हम बैठे हुए हैं, बिजनेस का ओनर जो कंसाइनर है, वहां पे फिर कंसाइनर ब्रांच ओपन करने का डिसीजन ले सकते हैं। जहां पे उसको लग रहा है कि मेरी अब इतनी सेल हो गई कि मैं अब अपनी ब्रांच ओपन करूं, उसमें मेरे को बेनिफिट है। क्योंकि लॉन्ग टर्म बेटे कंसाइनमेंट बिजनेस, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म सोचोगे तो कंसाइनमेंट बिजनेस आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि ये हो सकता है कि कल को कंसाइनी आपका कॉम्पिटिटर बन जाए। क्लियर हो रही चीज? तो एक ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट आता है, एक ऐसी स्टेज आती है जहां पे आपको डिसीजन लेना ही चाहिए। मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडी नहीं करा रहा, मैं आपको बेटे प्रैक्टिकली भी साथ में बताता हूं कि आप ये जो चैप्टर्स पढ़ रहे हो उसका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कितना रोल है। कि एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहां पे आप डिसीजन ले लोगे कि नहीं यार, अब कंसाइनमेंट बिजनेस नहीं, अब हमारी 50 लाख रुपया पर एनम सेल हो चुकी हुई है, अब हम 1 करोड़ की सेल को टच कर चुके हुए हैं, तो अब हम ऐसे करते हैं, ब्रांच ओपन करते हैं। क्योंकि ब्रांच में बेटे आपका 100% होल्ड होएगा। ब्रांच में जो आप चाहोगे वो आपकी ब्रांच ही है ना, शाखा है ना आपकी, एक ट्री है, उसकी आप ट्री के रूट हो। लहरोरी जी, अगर आपकी ब्रांच है तो फिर आपके साथ ही जुड़ी हुई है। क्लियर हो रही चीज? कंसाइनमेंट फिर थोड़ा सा आउटसाइडर हो जाता है। कंसाइनी जो होता है ना, वो फिर आपसे थोड़ा सा आउटसाइडर हो जाता है। पता नहीं, हो सकता है आपके प्रोडक्ट को वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे बेचे कि ना बेचे। ये इसलिए बहुत लॉन्ग टर्म अगर आप सोचोगे, अच्छी सेल्स अगर आपने करनी शुरू कर दी, देन कंसाइनर विल मूव टू ब्रांच। क्लियर हो रही चीज? समझ लग रही है? तो ऐसे ही बेटे ये चैप्टर्स बनाए हुए हैं कि आपको कंसाइनमेंट का चैप्टर समझाया जाता है, फिर जॉइंट वेंचर का चैप्टर समझाया जाता है, फिर आपको डिपार्टमेंटल के चैप्टर समझाए जाते हैं, फिर आपको ब्रांच समझाया जाता है, और सभी के बाद बेटे हमारा फाइनल अकाउंट्स होता है जो हेड ऑफिस लेवल पे बनते हैं। तभी तो ये सभी को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे ही तो ये सारी ये चैप्टर्स हैं। क्लियर हो रही जी? मतलब हर चैप्टर में आप देखोगे ना, ये हमारा जो कोर्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हर चैप्टर में, जैसे हमें +1 में फाइनल अकाउंट्स बना के प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ रहा था, हमारे को भी पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट लॉस ही कैलकुलेट हो रहा है। आप नॉर्मली आप किसी भी चैप्टर को उठा के देखो, चाहे आप डिपार्टमेंटल को उठा के देखो, चाहे आप ब्रांच अकाउंटिंग को उठाओ, जॉइंट वेंचर को उठाओ, कंसाइनमेंट को उठाओ, तो नॉर्मली बेटे आपको 80% चैप्टर्स ऐसे नजर आएंगे जहां पे मिनी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके आप प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन ही कर रहे हो। क्योंकि ये सभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलग अलग तरह के बिजनेस हैं, और अलग अलग तरह के अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेस होने के कारण अलग अलग नेचर के क्या बन रहे हैं अकाउंट्स, और अलग अलग नेचर के अकाउंट्स होने के कारण हमें अलग अलग नेचर के क्या बनाने पड़ रहे हैं, चैप्टर्स बना के आपको समझाने पड़ रहे हैं। समझ लग रही है चीज? क्लियर हो रही है?